कहा जाता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमने इस खेल को जंग में बदलते हुए एक बार देखा है। And India finish at 227 for 6 on their 50 overs. 227 रनों पर भारत को समेटने के बाद मैनचेस्टर के इस मैदान में पाकिस्तानी भारत के खिलाफ एक नारा लगा रहे थे और पाकिस्तानियों के इस नारे को सुनकर भारत की आंखें क्रोध से लाल और कष्ट से गीली हो रही थी। और दूसरी तरफ सरहद पर पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर घोंपकर भारत को लहूलुहान कर दिया था। लेकिन भारत के मिट्टी की तासीर कुछ ऐसी है कि यह मिट्टी जितने देशद्रोही पैदा करती है, उससे कहीं बहुत ज्यादा देशभक्तों को जन्म देती है। यह मिट्टी जहां राष्ट्र के 2 टुकड़े करवाकर खुश होने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को पैदा करती है, वहीं यह मिट्टी टुकड़ों टुकड़ों में बटी रियासतों को एक करके एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण कर देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी जन्म देती है। यह मिट्टी जहां हमारे माँ भारती के आंचल को खून से रंग देने वाले दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम जैसे नपुंसक पैदा करती है, वहीं यह मिट्टी अपनी माँ भारती की अस्मिता के लिए अपना खून बहा देने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों को भी जन्म देती है। कि हिंदुस्तान का सैनिक, उसका शरीर चाहे गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, उसके शरीर के अंदर एक रक्त का आखिरी कतरा भी बचता है और आखिरी सांस भी बचती है, तो उसके कदम हमेशा दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, उसके कदम कभी पीछे डगमगाते नहीं है। ये ताकत है मेरे देश और मेरी सेना की। और आज की कहानी भारतीय क्रिकेट से लेकर वतन के सरहदों की हिफाजत कर रहे उन वीरों के शौर्य की है, जब करोड़ों आंखें क्रिकेट के मैदान से लेकर वतन की सरहदों तक टकटकी लगाकर बैठी थी। भारतीय क्रिकेट और भारतीय सैनिकों की यह कहानी आज आपको बताएगी कि इतिहास में जिक्र अगर हीरो का होगा तो निसंदेह नाम हिंदुस्तान के वीरों का होगा। साल 1999 और इसी साल 14 मई से प्रारंभ हो रहा था क्रिकेट का महाकुंभ यानी विश्व कप। समस्त विश्व की निगाहें इस विश्व कप का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन क्रिकेट मैच की इस कहानी को जानने से पहले हमें एक और कहानी को जानना बेहद जरूरी है। 1999 के इस विश्व कप के प्रारंभ होने से ठीक 11 दिन पहले पाकिस्तान ने भारत की पीठ में खंजर घोंपकर भारत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व को स्तब्ध कर दिया। कश्मीर विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आजादी के बाद से ही अच्छे नहीं रहे। आजादी के बाद से ही दोनों देशों के बीच प्रतिशोध हमेशा से ही अपने चरम पर रहा और साल 1998 में हमारे राष्ट्रपुत्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दुनिया के तमाम विरोध और प्रतिबंधों के बावजूद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बना दिया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन की मदद से परमाणु समृद्ध राष्ट्रों की सूची में शामिल हो चुका था। साल 1998 तक अब दोनों देशों के परमाणु समृद्ध हो जाने के बाद यह बेहद चिंता का विषय था कि 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच अगर युद्ध हुआ तो दोनों देशों में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर दिखेगा। और इसी हालात को समझते हुए तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 19 फरवरी 1999 को दोनों देशों के बीच अमन का पैगाम देते हुए दिल्ली से लाहौर बस यात्रा को हरी झंडी दे दी। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस फैसले से दशकों से दोनों देशों के भावनाओं की जमीन पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी। इस बस में पहली बार खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिंह, केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा, अभिनेता देव आनंद, गायक महेंद्र कपूर, गीतकार जावेद अख्तर, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव, पत्रकार कुलदीप नैयर जैसे चर्चित चेहरों के साथ शांति का पैगाम लेकर 20 फरवरी 1999 को यह बस लाहौर पहुंची। अमृतसर, करतारपुर, कुरुक्षेत्र और सरहिंद रुकते हुए यह बस लाहौर पहुंची थी। और अटल जी के इस ऐतिहासिक और साहसिक फैसले का स्वागत संपूर्ण भारत ने रास्ते में जगह जगह खड़ा होकर अपनी तालियों के साथ किया था। और भारत पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर पर तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। समूचे साउथ एशिया में अटल जी के इस निर्णय को एक बड़े डिप्लोमेटिक मूव के रूप में देखा जाने लगा। और अटल जी ने अपनी स्वयं द्वारा सृजित एक कविता के माध्यम से हम जंग न होने
दोनों देशों के बीच अमन और शांति पैदा करने के लिए एक काबिले तारीफ कोशिश की और अटल जी की इस भावना और अटल जी के इस फैसले की पूरे विश्व में दिल खोलकर प्रशंसा भी की गई। लोगों ने कहा कि बंटवारे के बाद एक दूसरे के खिलाफ मुट्ठी तानकर खड़े रहने वाले दो देश आखिर अमन की राह पर निकल ही पड़े। दोनों देशों के आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए इस बस सेवा को सदाए सरहद का नाम दिया गया और अटल जी के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब संपूर्ण भारत को लगा कि अब पाकिस्तान अपने दोस्ती के हाथ और अपने तरक्की के कदम आगे बढ़ा चुका है। बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। लिहाजा 1999 के मई महीने में प्रारंभ हो रहे इस विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को भी बाकी अन्य मुकाबलों की तरह ही सामान्य नजर से देखा जा रहा था। विश्व कप के शेड्यूल में 8 जून 1999 को भारत और पाकिस्तान का यह मुकाबला मैनचेस्टर के इस मैदान में खेला जाना था। जब अटल जी अपने देश के नामचीन लोगों के साथ पहली बार बस द्वारा लाहौर पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी गई थी। लेकिन किसे पता था कि सिर्फ 3 महीनों के बाद उन तोपों की दिशा को बदलकर भारतीय सैनिकों के सीनों की तरफ कर दिया जाएगा। 1999 का यह विश्व कप प्रारंभ होने से ठीक 11 दिन पहले यानी 3 मई 1999 को बटालिक सेक्टर के एक छोटे से गांव के एक लोकल व्यक्ति थे तासी नाम ग्याल, जिनका एक पालतू जानवर घूमते घूमते कहीं दूर निकल गया। उसी याक को ढूंढने के लिए तासी नामक ग्याल ने दूरबीन का सहारा लिया और उसके बाद जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि कुछ आदमी हथियार ताने खड़े थे और कुछ लोग वहीं पर बंकर की खुदाई कर रहे थे। तासी नामक ग्याल को शक हुआ कि यह अपने देश के सैनिक तो नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकवादियों के ड्रेस में घुसपैठ की थी। वहाँ हमें कोई 6 आदमी नजर आई है, कोई काला रंग का ड्रेस लगा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें तो पत्थर डोल रहा था, बर्फ हट रहा था। और तासी नामक ग्याल ने यलोसी के अंदर हो रही इस हरकत की सूचना इंडियन आर्मी के नियरेस्ट पोस्ट पर जाकर दे दी। और जब इंडियन आर्मी ने पता किया तो पता चला कि यह कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी, बल्कि पाकिस्तानियों ने हजारों की संख्या में घुसपैठ करके 140 किलोमीटर तक भारत की सीमाओं में घुसकर 130 से ज्यादा पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था। उन चोट्टे पाकिस्तानियों ने हमारे राष्ट्र के अस्तित्व को चुनौती देकर हमारी अस्मिता को ललकारा था, जिसके कारण देखते ही देखते भारत और नापाक पाक के बीच एक भयंकर युद्ध का प्रारंभ हो जाता है, जिसे आज हमारा इतिहास कारगिल वार के नाम से जानता है। Kargil War. Kargil War. 1999, this place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. अटल जी ने जो विश्वास का हाथ इन पाकिस्तानियों की तरफ बढ़ाया था, पाकिस्तानियों ने अटल जी के उस विश्वास को तोड़कर भारत की पीठ में छुरा घोंपकर भारत को लहूलुहान कर दिया था। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। जो लोग कारगिल और कारगिल की उन दुर्गम खड़ी पहाड़ियों को जानते हैं, उन्हें पता होगा कि हमारे देश के योद्धाओं ने इस युद्ध में कितने कष्ट सहे थे। पैर में हाथ में गोली मारी, लास्ट में उसने यहाँ पे गोली मारी। तो 3 दिन तो हो गए थे पहाड़ी में चलते चलते, पूरी पैंट फट चुकी थी पीछे से। तो पर्स रखा हुआ था यहाँ पर, पर्स में कुदरती तौर पर जो है गिलट के 5-5 रुपए के कई सिक्के थे। जब उसने गोली मारी तो वो सिक्के पे लगी तो रिकोचिट होगी गोली, तो मुझे एहसास लगा कि मैं मर गया। जब उसका दूसरा जवान बंदा साथी जो हमारे साथ पास आया वेपन उठाने के लिए, उसने मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो मेरी एकदम आंखें खुली ऐसे जैसे नींद से जगा हूँ। अंदर से एक आया कि अब यार अभी तक नहीं मरा, तब मरेगा भी नहीं। मैंने अपना एक ग्रेनेड निकाला और उसके ऊपर ऐसे थ्रो कर दिया। पाकिस्तानियों की इस कायराना हरकत की वजह से संपूर्ण भारत असहनीय दर्द और पीड़ा के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि ये वो समय था, वो साल था जब भारत का तिरंगा फहराया कम गया था और शहीदों से लिपटकर उनके घरों तक ज्यादा आया था। खैर
कुछ ऐसे ही हाल और हालात में कारगिल के इस भीषण युद्ध के माहौल में 8 जून 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर के इस मैदान में प्रारंभ हुआ। संपूर्ण भारत अपने वतन के जीत की उम्मीद लिए टीवी के सामने और रेडियो के साथ बैठा था। एक तरफ हमारे वतन के सैनिक अपने सरहद की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उन घुसपैठिए पाकिस्तानियों से युद्ध लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के 11 खिलाड़ी पाकिस्तानियों को पराजित करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। पूरी दुनिया इस मैच को देख रही थी क्योंकि इस मैच के साथ साथ एक बड़े घटनाक्रम के रूप में कारगिल में जो युद्ध घटित हो रहा था, पाकिस्तानियों ने जो घुसपैठ भारत में की थी, जिसके कारण हमारे सोल्जर्स को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। पाकिस्तानियों की इस चोरी और पाकिस्तानियों की इस उद्दंडता के कारण भारत अब हर मोर्चे पर पाकिस्तानियों को पराजित होते हुए देखना चाहता था। इस मैच को लेकर पूरे भारत में जो माहौल और जो गुस्सा था, वैसा माहौल और वैसा गुस्सा आज तक विश्व क्रिकेट के किसी भी मैच के लिए नहीं देखा गया। वसीम अकरम और अजहरुद्दीन जब टॉस के लिए मैदान में आए तो ठंड के मौसम और बादलों के बीच सिक्का उछाला जाता है और भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चोट के कारण इस मैच में सौरव गांगुली नहीं खेल रहे थे और गांगुली के ना खेलने पर पाकिस्तानियों ने गांगुली का मजाक उड़ाते हुए कहा कि गांगुली शोएब अख्तर की गेंदों से डरकर मैदान छोड़कर भाग गया। और पाकिस्तानियों के इस अहंकार का सिर्फ एक कारण ये था कि इस विश्व कप के प्रारंभ होने से लगभग 2 महीने पहले पाकिस्तान में पेप्सी कप खेला जा रहा था और इसी पेप्सी कप का 6वां मैच 1 अप्रैल 1999 को मोहाली के इस मैदान में खेला जा रहा था और इसी मैच में अख्तर की एक तेज गेंद ने गांगुली को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और गांगुली रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे। हालांकि बाद में इंडिया के सिर्फ 71 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद अपनी टीम की हालत को खराब देखकर बुरी तरह से घायल गांगुली एक बार फिर मैदान में वापस लौटे थे और 57 रनों की एक शानदार पारी खेलकर अपनी टीम की तरफ से सर्वोच्च स्कोर बना डाला था। यही वो कहानी थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी सरेआम चिल्ला रहे थे कि गांगुली अख्तर की गेंदों से डरकर भाग गया। खैर, अजहरुद्दीन ने जब टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो कमेंटेटर ने पाकिस्तान को इस मैच का प्रबल दावेदार घोषित कर दिया, जिसके 3 मुख्य कारण थे। पहला कारण तो यह था कि ओवरकास्ट कंडीशन में खेला जा रहा यह मैच इस स्विमिंग कंडीशन में पाकिस्तानी गेंदबाजों को काफी मदद करने वाला था। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि इस मैच से पहले खेले गए 11 एक दिवसीय मैचों में भारत सिर्फ एक मैच जीत सका था, जबकि 10 मैचों में पाकिस्तान ने भारत को पराजित किया था। और तीसरा कारण यह था कि भारत के प्रारंभिक बल्लेबाज सौरव गांगुली चोटिल होने के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे थे। खैर, टॉस जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर के साथ सदगोपन रमेश ने भारतीय पारी का प्रारंभ किया। पाकिस्तान की तरफ से गेंद वसीम अकरम के हाथों में थी और वसीम अकरम ने अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए। वसीम अकरम के इस पहले ही ओवर में गेंद जिस तरह से हवा में स्विंग कर रही थी, उसे देखकर अब संपूर्ण भारत के समझ में आ चुका था कि मैनचेस्टर के इस मैदान पर भारत के लिए रन बनाना आसान नहीं है। अख्तर और अकरम की स्विंग हो रही गेंदों के सामने भारतीय बल्लेबाजों के बल्ले से एक रन बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। लिहाजा 10 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत के खाते में सिर्फ 34 रन इकट्ठा हुए थे और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अब्दुल रज्जाक ने मात्र 20 रन बनाकर खेल रहे सदगोपन रमेश का विकेट लेकर पाकिस्तान को पहली सफलता दिलवा दी। सदगोपन रमेश के जाने के बाद सचिन का साथ देने के लिए राहुल द्रविड़ की एंट्री हो चुकी थी और सचिन और राहुल द्रविड़ ने इस मैच की पृष्ठभूमि को समझते हुए समझदारी से बल्लेबाजी की और 20 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 90 रन तक पहुंचा दिया। 21वें ओवर में सचिन ने आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की, लेकिन इसी ओवर में अजहर महमूद ने सचिन का विकेट लेकर भारत की उम्मीदों पर एक गंभीर प्रहार कर दिया और सचिन का विकेट जैसे ही गिरा, पूरा स्टेडियम पाकिस्तानियों के शोर से गूंज उठा। But sadly he's gone for 45 from 65 deliveries. It's 95 for 2. सचिन के विकेट और इस मैच के महत्व को आप इस घटना से समझ सकते हैं कि जब सचिन खेल रहे थे तो पाकिस्तान की संसद में कारगिल युद्ध पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जैसे ही सचिन का विकेट गिरा तो पाकिस्तानी संसद में चल रही कारगिल युद्ध की चर्चा को रोककर सचिन के आउट होने की खबर सुनाकर मिठाइयां बांटी गई। और इधर सचिन के आउट होने के बाद भारत में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस दौर में सचिन का विकेट कितना मायने रखता था यह सिर्फ उसी दौर के लोग समझ सकते हैं। लेकिन जाने से पहले सचिन ने 45 बहुमूल्य रन बनाकर भारत को एक शानदार शुरुआत तो दे ही दी थी।
खैर, सचिन के जाने के बाद राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजरुद्दीन ने क्रमशः 61 और 59 रनों की पारी खेलकर भारत को एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंचा दिया था। भारत ने पूरे 50 ओवर तक बल्लेबाजी करके अपने 6 विकेट खोकर कुल 227 रन बनाकर पाकिस्तान को 228 रनों का लक्ष्य दिया और भारत को 227 रनों पर रोकने के बाद पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे कि विश्व कप भी हमारा है और कारगिल भी हमारा है। लेकिन उन पागल पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भारत के सैनिक कारगिल की उन दुर्गम खड़ी चट्टानों में दफन हो जाएंगे, लेकिन भारत के दामन पर दाग नहीं लगने देंगे। उन पाकिस्तानियों को कौन बताए कि अपनी माँ की कोख में पलने वाला भारत का बच्चा भी अपने सोल्जर्स को देवता की तरह पूजता है और भारत के सैनिक भी अपने वतन की सरहदों को मंदिर का पवित्र आंगन समझकर उसकी अस्मिता की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तानी शायद अपना इतिहास भूल चुके थे कि जब जब उन्होंने भारतीय सैनिकों को ललकारा है तब भारतीय सैनिकों ने उन्हें मारा कम है लेकिन दौड़ाया ज्यादा है। पाकिस्तानी शायद यह भी भूल गए थे कि भारतीय सोल्जर्स सिर्फ राष्ट्र धर्म निभाना जानते हैं, उनकी तरह राष्ट्रद्रोह करना नहीं। निराशा नहीं, मैं तो खुश हूँ क्योंकि जिस दिन हमने वर्दी पहनी थी, जिस दिन कंधे पे स्टार लगते हैं, तो उस दिन तो हम कसम खाते हैं कि सबसे पहले मेरा देश, फिर मेरे जवान, फिर मेरा खुद का अपना परिवार और वेलफेयर, मेरा खुद का पर्सनल। हम तो अपने सर देने की कसम खाते हैं, तो सिर्फ पैर ही गया अभी तो मेरा, पूरी बाकी बॉडी पची हुई है। खैर, भारत को सिर्फ 227 रनों पर रोकने के बाद पाकिस्तानी जहां जश्न मना रहे थे, वहीं संपूर्ण भारत भारतीय बल्लेबाजों द्वारा दिए गए सिर्फ 228 रनों के मामूली से लक्ष्य को देखकर सन्नाटे के साये में अपना दिल थाम कर बैठा था। शाम के 6 बज चुके थे। भारत के गांव गलियों से लेकर शहर की भीड़ तक टीवी के सामने बैठकर भारत की जीत की प्रार्थना कर रही थी और जब पूरी भारतीय टीम मैदान में आने से पहले एक साथ बैठकर पाकिस्तानियों को हराने की रणनीति पर विचार विमर्श कर रही थी, ठीक उसी समय एक खिलाड़ी टीवी पर चल रहे कारगिल युद्ध की अपडेट देख रहा था। भारत का वह खिलाड़ी देख रहा था कि कारगिल की घाटी में खड़े हमारे सैनिक कारगिल की चोटियों पर खड़े पाकिस्तानी चोटों से किस तरह से लोहा ले रहे थे। भारत का वह खिलाड़ी देख रहा था कि किस तरह से हमारे सोल्जर्स अपना तन मन, आह, आंसू, प्यार, सपने, अपना सर्वस्व राष्ट्र की अस्मिता के हवन कुंड में समर्पित कर रहे थे। भारत का वह खिलाड़ी देख रहा था कि कैसे -30 डिग्री में जिस ठंड में रगों में दौड़ने वाला लहू भी जमकर बर्फ बन जाता है, उस ठंड में भी भारतीय सोल्जर्स बिना कुछ खाए पिए अपने वतन की हिफाजत कर रहे थे। उस खिलाड़ी का जिक्र हम इसी एपिसोड में आगे करेंगे। खैर, जब 228 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तानी मैदान में उतरे तो पाकिस्तानियों के जीत की संभावना 82% थी, जबकि भारत सिर्फ 18% की उम्मीद लेकर इस मैच को खेल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के पास 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए अब्दुल रज्जाक जैसे विश्व स्तरीय ऑलराउंडर पाकिस्तानी टीम की तरफ से आते थे और जो लोग उस वक्त क्रिकेट देखते थे उन्हें पता होगा कि अब्दुल रज्जाक की गिनती दुनिया के गिने चुने ऑलराउंडर्स में हुआ करती थी। सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, एजाज अहमद, सलीम मलिक, इंजमामुल हक, अजहर महमूद, मोइन खान, अब्दुल रज्जाक, ये तमाम पाकिस्तानी तर्कस में एक से बढ़कर एक तीर थे जिनके दम पर पाकिस्तानी मैनचेस्टर के इस मैदान में चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ रहे थे। खैर, पाकिस्तान की तरफ से मौलवी सईद अनवर और लाला अफरीदी ने पारी का प्रारंभ किया। भारत की तरफ से गेंद श्रीनाथ के हाथों में थी और श्रीनाथ की पहली ही गेंद पर सईद अनवर ने चौका लगाकर भारत की लाइन लेंथ बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश की। सईद अनवर उस समय पाकिस्तानी टीम का वो बल्लेबाज था जो भारत के खिलाफ बिल्कुल उसी तरह से खेलता था जैसे कि वर्तमान में ट्रेविस हेड भारत के खिलाफ खेल रहा है। और पारी का दूसरा ओवर लेकर आए देवाशीष मोहंती पर भी लगातार 2 चौके लगाकर सईद अनवर ने भारतीय खेमे में सनसनी फैला दी। सिर्फ 2 ओवर की समाप्ति पर ही भारत को यह एहसास हो चुका था कि इस मैच में अगर भारत को विजय हासिल करनी है तो मौलवी सईद अनवर के इस अनवरत प्रहार को रोकना ही पड़ेगा। और श्रीनाथ के तीसरे ओवर में भी लाला अफरीदी ने अनवर के नक्शे कदम पर चलते हुए चौके से शुरुआत की, लेकिन श्रीनाथ ने अपनी तीसरी ही गेंद से लाला अफरीदी पर पलटवार किया और कुंबले के हाथों कैच करवाकर लाला अफरीदी को लुल्ली बना दिया।
इसके बाद मोहंती और श्रीनाथ ने सधी हुई गेंदबाजी की और 13 ओवर की समाप्ति तक सिर्फ 48 रन खर्च करके शाहिद अफरीदी और एजाज अहमद के रूप में भारत को 2 सफलताएं दिलवा दी। लेकिन अनवर का अनवरत प्रहार अभी भी जारी था और संपूर्ण भारत को इस बात का एहसास था कि पाकिस्तान का यह बल्लेबाज जब तक मैदान में है तब तक पाकिस्तानियों के पराजय की कल्पना करना भी बेकार है। 14वें ओवर के लिए गेंद अब उस खिलाड़ी के हाथ में थी जो खिलाड़ी कुछ देर पहले अपनी टीम के बाकी खिलाड़ियों से थोड़ा दूर बैठकर कारगिल में हो रहे युद्ध में अपने सैनिकों के साहस और पराक्रम की कहानी देख रहा था। वह खिलाड़ी जो अभी कुछ ही देर पहले देख कर आया था कि देश की अस्मिता की लड़ाई किस समर्पण और साहस के साथ लड़ी जाती है। यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वेंकटेश प्रसाद थे। और इस मैच में जब वेंकटेश प्रसाद ने गेंदबाजी करनी प्रारंभ की तो पाकिस्तानियों को समाप्त होते देर नहीं लगी। उस दिन वेंकटेश प्रसाद की आग उगलती गेंदों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज उसी तरह से धराशायी हो रहे थे जिस तरह से कारगिल में भारतीय सैनिकों की गोलियों से पाकिस्तानी घुसपैठिए अपना दम तोड़ रहे थे। उस दिन वेंकटेश प्रसाद की गेंदों के सामने पाकिस्तान का कोई भी तुर्रम और तोप टिकने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और जिस मौलवी सईद अनवर पर पाकिस्तानियों का गुरूर टिका हुआ था उस मौलवी सईद अनवर को भी वेंकटेश प्रसाद ने जल्द ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वेंकटेश प्रसाद ने उस दिन सिर्फ 9.3 ओवर तक गेंदबाजी की और सिर्फ 27 रन खर्च करके पाकिस्तान के 5 बड़े बल्लेबाजों का विकेट लेकर पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी थी। वेंकटेश प्रसाद की इस घातक गेंदबाजी की बदौलत भारत ने पाकिस्तानियों को सिर्फ 180 रनों पर समेटकर 47 रनों से पराजित करके पाकिस्तानियों के घमंड और अहंकार को मैनचेस्टर के इसी मैदान में दफन कर दिया। 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब वेंकटेश प्रसाद ने आखिरी विकेट के रूप में वसीम अकरम को अनिल कुंबले के हाथों कैच करवाया तो कारगिल में चल रहे युद्ध के कारण भारतीय दर्शक अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सके और जैसे ही कुंबले ने कैच लिया तो हजारों की संख्या में भारतीय दर्शक अपना तिरंगा लेकर मैनचेस्टर के इस मैदान में दौड़ पड़े। A great win by India, played much more positive cricket than Pakistan. वेंकटेश प्रसाद के इस पराक्रम को देखकर मैनचेस्टर का यह मैदान भारतीय तिरंगे के आवरण में डूब चुका था। सिर्फ 3 घंटे पहले जो पाकिस्तानी भारत को पराजित करने का ख्वाब देख रहे थे वेंकटेश प्रसाद ने उनकी आंखों से उनका ख्वाब छीन लिया था। रात के 9:20 हो रहे थे और संपूर्ण भारत पटाखों के शोर से गुंजायमान हो रहा था। पाकिस्तानियों का विश्व कप में भारत को पराजित करने का सपना तो टूट चुका था, अब बारी थी पाकिस्तानियों को कारगिल की चोटियों से घसीटकर उनको सही जगह पहुंचाने की। कहा जाता है कि कारगिल जैसा भयानक युद्ध न उसके पहले कभी हुआ था और न ही उसके बाद कभी देखा गया। कारगिल का युद्ध जब शुरू हुआ तो यकीन मानिए कि दुनिया के किसी भी सेना के लिए यह युद्ध जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था, क्योंकि दुश्मन जहां हजारों मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर थे वहीं हमारे सोल्जर्स को जमीन से यह युद्ध लड़ना था। 6000 फीट से 17000 फीट तक की ऊंचाई वाले पहाड़ जिन पर पूरे वर्ष 20 से 30 फुट तक मोटी बर्फ जमी रहती है, 15000 फीट तक की गहरी खाइयां, दूर दूर तक फैली कटीली झाड़ियां जिसे देखकर दिन के उजाले में भी दिल दहलने लगता है। -30 डिग्री में लहू को जमाकर बर्फ बना देने वाले ठंड से ही मन घबराने लगता है। लेकिन हमारे भारतीय सैनिक इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस युद्ध को बखूबी लड़ रहे थे। भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम की बदौलत उन घुसपैठियों को बताया कि शास्त्र का ज्ञान देने वाला देश जब शस्त्र उठाता है तो उसके अंजाम से पूरी दुनिया कांप उठती है। इस युद्ध में एक समय ऐसा आया जब हमारे सोल्जर्स के साथ साथ हमारी एयरफोर्स ने भी कारगिल की चोटियों पर खड़े उन चोटों को खदेड़ना शुरू किया तो घबराहट के मारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की पैंट गीली हो गई। 25 जुलाई 1999 के मध्य रात्रि का समय था जब पूरा भारत सो रहा था। तभी भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह अटल जी को एक संदेश मिला कि आपके लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट का अर्जेंट कॉल है। यह कहकर कॉल ट्रांसफर की गई। दूसरी तरफ लाइन पर थे अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, जिनके बगल में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बैठे हुए थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने अटल जी से कहा कि पाकिस्तान के मुशर्रफ कह रहे हैं कि हम भारत पर परमाणु आक्रमण करेंगे। तब शेर जैसा सीना रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस गिदड़ भभकी का जवाब देते हुए कहा, आप करने दीजिए उनको परमाणु हमला। हम 25% हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि पूरा पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा।
अटल जी के इस तेवर को देखकर बगल में बैठे नवाज शरीफ को समझ में आ गया था कि पाकिस्तान की किसी भी माँ ने अपने बेटे को इतना दूध तो नहीं पिलाया है कि वह भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जी को धमकी दे सके। और 26 जुलाई आते आते हमारे सोल्जर्स ने उन पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर और घसीटकर उनके सही ठिकानों तक पहुंचाकर भारत का तिरंगा फहरा दिया। इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने लगभग 3000 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। हमारे सैनिकों के साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण के कारण भारत ने अपनी एक एक इंच भूमि से उन चोटों को घसीटकर अपनी सरहदों से बाहर फेंक दिया था। हमारे देश के उन बेटों ने कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भूखे प्यासे रहकर घंटों रेंगते हुए आगे बढ़कर और गोलियों से अपना सीना छलनी होने के बाद भी अपनी मातृभूमि के दामन पर कोई दाग नहीं लगने दिया था। हालांकि इस जीत के लिए हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। हमने अपने उन 527 देशभक्त बेटों को खो दिया जिनके घरों पर बहन की राखी इंतजार करती रह गई, किसी सुहागन का सिंदूर इंतजार करता रह गया और किसी माँ की कोख सूनी होकर उस माँ की आंखें अपनी देहरी पर अपने बेटे का इंतजार करती रह गई। इन 527 सैनिकों में कुछ सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, कुछ अपनी बहनों के अकेले भाई थे, कुछ के सर पर सेहरा सजने में सिर्फ कुछ दिनों का समय बाकी था और कुछ सुहागनों के हाथों की मेहंदी भी अभी ढंग से नहीं उतरी थी। कुछ ऐसे भी थे जिनका प्रथम नवजात अपने पिता को देखने के लिए गृह द्वार पर टकटकी लगाकर इंतजार करता रह गया। भला उस मासूम को कौन बताए कि पापा आए तो थे लेकिन तिरंगे में लिपटकर।